कल हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने बताया था पाषाण काल पढ़ाते समय, स्टोन एज पढ़ाते समय, कि इसके 3 भाग हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा फेज है इसका नवपाषाण काल। ये मैंने कल आपको बताया था। कल हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटा था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 कालखंड में इसको हम लोगों ने बांटा था। आज हम लोग जो कल पढ़े थे, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन आज हम लोग कर लेते हैं। आप लोगों को जवाब देना होगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि उच्च पूरा पाषाण काल में, प्रश्न को सुन ठीक से समझिएगा, उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में औजार किन किन चीजों से या वस्तुओं से मिलकर बनता था। उच्च पूरा पाषाण काल में औजार किन किन चीजों या वस्तुओं से मिलकर बनता था। मेरा पहला ऑप्शन है पत्थर, बी में है हड्डी, सी में है पत्थर प्लस हड्डी और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्च पूरा पाषाण काल के जो औजार होते थे वो पत्थर और हड्डी दोनों से मिलकर बनाए जाते थे। यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं आपसे। लोहंदा में, लोहंदा, लोहंदा में एक हड्डी का बना हुआ मातृ देवी का प्रतिमा मिला है। लोहंदा में हड्डी का बना हुआ मातृ देवी का प्रतिमा मिला है। यह किस काल से संबंधित है? लोहंदा में हड्डी का बना एक, या विंध्य क्षेत्र में है, हड्डी का बना हुआ एक प्रतिमा मिला है। वो किस काल का है? उसका ए ऑप्शन है निम्न पूरा पाषाण काल, बी ऑप्शन है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, सी ऑप्शन है उच्च पूरा पाषाण काल और डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल। यहां पर पूरा पाषाण है, यहां पर मध्य पाषाण काल है। ये अंतर है दोनों में, आप लोग जानते ही होंगे। तो लोहंदा में जो हड्डी का जो प्रतिमा मिला है, जो मूर्ति मिली है, स्त्री मूर्ति मिली है मातृ देवी की, वह उच्च पूरा पाषाण काल का है। यह विंध्य क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? विंध्य क्षेत्र में है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। यह सब कल जो मैंने पढ़ाया था उसी से संबंधित कुछ प्रश्न का मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूं, जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक इतिहासकार थे C.L. कार्लाइल। एक इतिहासकार थे H.D. सोलंकिया। क्या नाम था? H.D. सोलंकिया। H.D. सोलंकिया ने किस काल को फलक संस्कृति कहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि H.D. सोलंकिया ने किस काल को फलक संस्कृति कहा है? तो फलक संस्कृति मध्य पूरा पाषाण काल को कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल को कहा जाता है।
ये फलक जो होता था ये काटने वाले औजार होते थे जो पत्थर को तोड़कर बनाए जाते थे। ये फलक कैसे औजार होते थे? फ्लैक्स कहा जाता है। ये काटने वाले औजार होते थे और ये पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। यह सब आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। आज से जो मैं एक चीज सोच रहा हूं कि वीडियो जो 25 मिनट से ज्यादा का हो जाता है उसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो 15 से 20 मिनट का से ज्यादा करना हो, क्योंकि आप लोगों के लिए इतिहास बोझिल न बने। हंसते हंसते आप लोग इतिहास की तैयारी, भारतीय इतिहास की तैयारी करें। क्योंकि पढ़ाते वक्त मुझे समय का अंदाज नहीं लग पाता था, इसलिए कुछ वीडियो बहुत 25 मिनट से भी ज्यादा का बन गया है। अब मैं उसको कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर एक वीडियो आपको भारतीय इतिहास का दूं। आज हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा दिया, अब हम आपको मध्य पाषाण काल पढ़ाएंगे। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है वह 10,000 BC से 6,000 BC तक का इतिहास है। 10,000 BC से 6,000 BC तक का इतिहास है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक। देखिए, यह एक ट्रांजिशन फेज था, संक्रमण काल था। यह एक संक्रमण काल था। संक्रमण काल किसको कहते हैं? संक्रमण काल उस काल को कहते हैं जब पुराना पूर्णतः समाप्त नहीं होता है और नया का जन्म होने वाला रहता है। इसको कहते हैं ट्रांजिशन फेज। तो यह किस काल के बीच में ट्रांजिशन फेज था? तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच यह एक ट्रांजिशन फेज था। नवपाषाण काल हम जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप लोग समझिए कि यह एक ट्रांजिशन फेज था जो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल है। इस बात को आप लोग समझिएगा। देखिए, पूरा पाषाण काल में आइस एज था, पूरा जो बर्फ हिमयुग था, जिसको हिंदी में कहते हैं हिमयुग। लेकिन पूरा पाषाण काल के अंत समय में 12,000 BC या 10,000 BC के आसपास वातावरण गर्म होता चला गया। वातावरण क्या हुआ? गर्म होता चला गया। गर्म होने से वर्षा शुरू हो गई। जब वातावरण गर्म हुआ तो हिम क्षेत्र कम होने लगे और मैदान ज्यादा दिखाई पड़ने लगे। मैदान के आने से यह हुआ कि घास आ गया। मैदान के आने से क्या आ गया? घास आ गया। तो घास के आने से जो घास पर जीवित रहने वाले जंतु थे वो भी आ गए, जैसे खरगोश हुआ, बकरी हुआ, ये सब आ गया। खरगोश है, बकरी है, ये सब जो घास खाकर, गाय है, ये सब जो है, भैंस है, ये सब जो घास खाकर जीवित रहते थे, उन जानवरों का, जंतु जानवरों का फिर आप देखिएगा वर्षा हुआ। तो वर्षा होने से यह हुआ कि तालाबों का निर्माण होने लगा। मैं नदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तालाब की बात कर रहा हूं। तालाब वगैरह का निर्माण होने लगा। तो तालाब के निर्माण होने से यह हुआ कि मछली इसमें आ गया। अब हुआ कि इन चीजों का शिकार कैसे किया जाए, इन चीजों का शिकार कैसे किया जाए। तो पहले के जो भी औजार होते थे वो सभी काफी बड़े बड़े पत्थर के औजार होते थे। अब खरगोश को मारने के लिए आप 1 टन का पत्थर तो नहीं उठाइएगा। नेचुरल बात है कि आप उसके लिए छोटे छोटे उपकरण लाइएगा, टूल्स लाइएगा। तो ये छोटे छोटे उपकरण इसी काल में, मध्य पाषाण काल में पाए गए, जिसको माइक्रोलीथ कहा जाता है। सो क्या कहा जाता है? माइक्रोलीथ। और जो इनका साइज है
वो 5 सेंटीमीटर से भी कम है। ये इतने छोटे छोटे होते थे। यहां तक हमको लगता है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इस काल की कुछ विशेषता है, जैसे पशुपालन। पशुपालन का शुरुआत इस समय हो गया था और 5000 BC का हमें एक साक्ष्य मिलता है। देखिए यहां पर आप लोग हमसे डिस्कस मत कीजिएगा कि सर आप तो लिखा रहे हैं 10,000 से 6,000 BC और मध्यपाषाण काल का समय था और 5000 BC का आप यहां पर समय दे रहे हैं, तो इतना हार्ड डिवीजन इस काल के बारे में नहीं किया जा सकता है। थोड़ा हम लोगों को लिबरल अप्रोच यहां पर रखना होगा, क्योंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। जो भी साक्ष्य है वो पुरातात्विक साक्ष्य है। कुत्ता पालने का प्रमाण ये हमें 2 जगह से मिला। पहला कहां से मिला है? आदमगढ़। ये आदमगढ़ कहां है? ये आदमगढ़ जो है होशंगाबाद में है। होशंगाबाद कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। और एक जगह से और मिला है, बागोर से मिला है। बागोर कहां है? भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा आप लोग जानते होंगे कि वो राजस्थान में। ये कुत्ता पालने का हम लोगों को साक्ष्य मिला है। यह तो भारत के संदर्भ में है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूं कि कुत्ता जो है वो हमारा दोस्त भारत के संदर्भ में 5000 BC से हो सकता है जो प्रमाण मिला है, लेकिन मेसोपोटामिया में 14,000 BC का प्रमाण मिला है। आप समझिए कि इतने दिनों से यह हमारा वफादार मित्र है। यह हमारा बहुत ही पुराना वफादार मित्र है। कुत्ता के साथ हम लोगों को यहाँ पर कृषि का भी प्रमाण मिलता है और राजस्थान का जो सांभर झील है वहां से हमें प्रमाण मिला है। सांभर झील, यहां से कृषि का प्रमाण मिला है। यह लगभग 7000 BC पुराना है। 7000 BC पुराना है और यहीं से इसी समय का हम लोगों को वृक्षारोपण का भी प्रमाण मिला है। वृक्षारोपण का भी प्रमाण यहां से हम लोगों को मिला है। बर्तन का भी प्रमाण मिला है। बर्तन का भी प्रमाण इस काल में मिला है। और कहां से मिला है? तो इलाहाबाद में चौपानी मांडो एक जगह है, चौपानी मांडो, और यहां से हम लोगों को बर्तन का साक्ष्य मिला है। संसार का सबसे पुराना जो बर्तन का साक्ष्य है वो चौपानी मांडो से ही मिला है। आप लोग याद रखिएगा कि संसार का सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो बर्तन का चौपानी मांडो इलाहाबाद के पास से मिला है। सिलबट्टा, सिलबट्टा आप लोग समझते होंगे, जो मसाला पीसने का जो पत्थर का बना होता है उसी को सिलबट्टा कहते हैं। और यह हमें महादहा से मिला है। कहां से मिला है? महादहा से मिला है। यह सब कुछ मध्य पाषाण काल के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अग्नि सबसे इंपॉर्टेंट है। इस काल में अग्नि का प्रयोग होने लगा था और सराय नाहर राय से हमें अधजली पशुओं का साक्ष्य मिला है। अधजली पशु का साक्ष्य मिला है। पशु तभी आधा जला होगा जब आग होगा। महादहा से ही गर्त चूल्हा का साक्ष्य मिला है। महादहा से ही गर्त चूल्हा का साक्ष्य मिला है। इस समय जो है एक तरह से कह सकते हैं कि रहने के लिए लोग स्तंभ गर्त का भी प्रयोग करते थे। स्तंभ गर्त देखिए यह इस प्रकार का होता था जैसे कि एक फर्श होता था और फर्श पर स्तंभ होते थे
और ऊपर एक झोपड़ी होती थी। लेकिन यह कुछ उसी प्रकार का था जैसे मधुमक्खी अपने जाले का निर्माण करती थी, उसी प्रकार का यह आश्रय था जिसमें ये लोग रहते थे। हड्डी के उपकरण भी मिले हैं, हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। कहां कहां से मिले हैं हड्डी के उपकरण? तो सराय नहरराय और महादहा से। ये सब आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। सराय नहरराय, महादहा, ये सब जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में है। ये सब जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में है। यहां से हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं। मानव कंकाल की बात करें तो प्रतापगढ़ में ही दमदमा है। प्रतापगढ़ में ही क्या है? दमदमा है उत्तर प्रदेश में। और यहां से जो हमें एक कब्र में 3 कंकाल मिले हैं, एक कब्र में 3 कंकाल मिला है। विंध्य क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में एक जगह है लेखिया। लेखिया, यहां से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिला है 27। और गुजरात के लंगनाथ से हमें 14 मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। पहली बार हमें मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। पूरा पाषाण काल में मानव कंकाल का साक्ष्य नहीं मिला है। यह इतना बताने का एकमात्र कारण यह है कि इसके पहले मानव कंकाल का साक्ष्य नहीं मिला है, जो मैं बार बार इतनी चर्चा कर रहा हूं। दमदमा भी आपका प्रतापगढ़ जिला में है, ध्यान रखिएगा। अंत्येष्टि की जहां तक बात है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करने का अर्थ यह हुआ कि अपने मृतक के साथ यह कुछ उनकी प्रिय वस्तु जरूर रखते होंगे। यह सराय नहरराय से हमें अंत्येष्टि का प्रमाण मिला है। सराय नहरराय से हमें अंत्येष्टि का प्रमाण मिला है। और महादहा से एक स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है। एक स्त्री और एक पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है महादहा से। यह आपको कुछ प्रमाण है, पुनर्जन्म का मिल चुका है। इस समय लोगों का औसत आयु 45 ईयर था। जैसे अभी 60 से प्लस आयु है, उसी प्रकार उस समय 45 ईयर्स था। कितना था? 45 ईयर्स था। उत्तर प्रदेश के जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, जो कंडक्ट होता है, उसमें ये सब तरह के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ठीक से ध्यान दीजिएगा। 1-2 फैक्ट्स और भी पूछा जा सकता है। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा जा सकता है एक प्रश्न कि पायसरा जो मध्य पाषाण काल का स्थल है वो कहां पर है? तो यह मुंगेर के पास है। बिहार में मुंगेर जिला है, वहीं पर पायसरा एक जगह है। आपसे डायरेक्ट प्लेस का नाम पूछ लेगा कि पायसरा किस काल का प्लेस है, तो मध्य पाषाण काल का प्लेस है। या मध्य पाषाण काल से कौन सा स्थल संबंधित है, क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन आपको और आ सकता है, तमिलनाडु में एक जगह मिला है टोरी। जगह तो बहुत मिले हैं, लेकिन कुछ उनकी विशेषता होती है। परीक्षा में सारे फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, वही फैक्ट्स पूछे जाते हैं जो यूनिक होते हैं और जो एक तरह से कह सकते हैं कि क्वेश्चन सेटर को आकर्षित करते हैं। टोरी जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, और बालू के टिब्बों को कहा जाता था, बालू के टीला को कहा जाता था। यह आपका मध्य पाषाण काल के संबंधित जानकारी है। और मध्य पाषाण काल के स्थल को जो खोजा गया था वह N1867 में C.L. कार्लाइल थे,
उन्होंने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजा था। लघु पाषाण उपकरण खोजा था। यही आपका मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा मैं पढ़ा देता हूं, उसको आप लोग याद कीजिए, धीमे धीमे ही सही, काम अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में।